You don't have to do inky pinky ponky in exams, okay? You have to see what actually it can be और फिर हमको आंसर करना है. So the answer is C. The word PS, ये आपने बहुत बार सुना होगा, that is postscript. और बहुत बार हम एक मूवी भी आई थी PS I love you, तो इससे ये एब्रीवेशन बहुत फेमस हुआ था. सो बेसिकली द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी. अब जो कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हमको ये नहीं पता, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ मत करना, बिकॉज मॉड्यूल में सब चीज दी है बेटा. मॉड्यूल में जो दिया है वो ही आपका प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे, बिना मॉड्यूल के कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? बाकियों को तो आ रही है आवाज, मेरी आवाज कम आ रही है क्या गाइस? आर यू नॉट एबल टू लिसन टू मी? अब ठीक है? नाउ आई हैव रेज्ड द वॉल्यूम टू 100. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a Latin abbreviation? अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको मैं आपको जैसे ग्रामर में आई कुड हैव टेल यू दैट कौन सा नाउन क्या होता है, राइट? बट बेसिकली यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, ठीक है? इट इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन. तो सेकंड का आंसर इज सी, BEZ, BEZ. दैट इज नॉट अ लैटिन एब्रीवेशन. ओके अब ये आपको कैसे लर्न करना है? मॉड्यूल में आपको दिया हुआ है लैटिन एब्रीवेशन, ग्रीक एब्रीवेशंस, आपको सिर्फ उसको देखना है, पढ़ना है, जितना हो सके उतना करो. जितना नहीं होता तो 1-2 मार्क्स की वजह से टेंशन मत लेना, बाकी जो तुम लोग अपने 30-40 मार्क्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो उसको मत गवाना इसकी वजह से, ठीक है? थर्ड वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंच एब्रीवेशन? इसका भी आंसर आई कैन जस्ट टेल यू, द आंसर इज डी फॉर द थर्ड वन. The answer for the third one is D, that is NB. Okay? अभी देखो, जिसको डर लग रहा है ना, वो ये इस पे फोकस मत करो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता. अभी क्या करो, मेरे साथ ये 20 क्वेश्चंस लर्न करो, ठीक है? मेरे साथ ये 20 क्वेश्चंस लर्न करो, अभी लर्न करो तो तुम लोगों को याद हो जाएगा. हमने क्या देखा? PS, विच इज नॉट अ जर्मन एब्रीवेशन. लैटिन में कौन सा एब्रीवेशन नहीं है? इसका भी आंसर सी था, दैट इज BEZ. और थर्ड का आंसर है डी. तो इसको अभी लर्न करो कि NB इज नॉट अ फ्रेंच एब्रीवेशन. ओके, विच इज नॉट अ प्रोवर्ब. अब चलो, मैंने आपको बताया था प्रोवर्ब क्या होता है, मुहावरे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? proverb क्या होता है? मुहावरे. which is not a proverb. Sweets are the uses of adversity to scatter to the winds. A rose would smell as sweet by another name. A closed mouth catches no flies. Files. अब बताओ. देखो, मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, अच्छे से ध्यान दो, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. मैंने आपको बताया था कि फ्रेजेस क्या होता है और प्रोवर्ब्स क्या होता है. फ्रेजेस मतलब होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस विच मेक 50% सेंस, ठीक है? और प्रोवर्ब यानी मुहावरे जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं. तो सीधी सी बात है, जो सेकंड है दैट इज द B1. द B1, टू स्कैटर टू द विंड्स, ये आपको कोई मुहावरा बता ही नहीं रहा है, ठीक है? ये आपको कोई मुहावरा नहीं बता रहा है. ये क्या बता रहा है? ये आपको सिर्फ बता रहा है टू स्कैटर टू द विंड्स, मतलब हवा में उड़ना या हवा में फैलना. लेकिन इसका कोई मुहावरा है क्या? नहीं है. समझा? तो बेसिकली द आंसर फॉर द फोर्थ वन इज सेकेंड. समझा? ओके, अब फिफ्थ वाला देखो. What does the idiom mean? थर्ड चैप्टर भी हम करेंगे, टेंशन मत लो. थर्ड चैप्टर भी हम करेंगे, टेंशन मत लो. अब देखो, what does the idiom mean? जो लोग टाइम पास कर रहे हैं ना, वो ये सोचो कि अभी एटलीस्ट जो 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी के हो रहे हैं उसको लर्न करो अच्छे से, ठीक है? What does the idiom mean to scatter to the winds? अब देखो, इसी का आया. अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है? Tell me. द आंसर टू द फिफ्थ वन, टू स्कैटर टू द विंड्स. तो अब मैं आपको चलो एक चीज बोलती हूँ, एक सेंटेंस बोलती हूँ, फिर मुझे बताना इसका आंसर क्या है. जिन लोगों को नहीं आ रहा, मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ. यू नो, he was so wasting his time before exams, he was just scattering to the winds. He was just doing his time scattering to the winds before exams. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेस्ट करना कोई चीज को, ठीक है? तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर क्या है? ए. अब याद रहेगा, ये हमेशा याद रखना, भूलना मत, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? उसके बाद 6th क्वेश्चन देखो. Which word explains the following sentence? To search thoroughly. To search thoroughly. Synonyms पूछ रहा है इसमें. 6th वाले का आंसर क्या है? They are asking you the synonyms. The answer is ransack.
द थर्ड वन, द आंसर इज रैंसैक। ठीक है, लर्न कर लो, अभी इसको लर्न करते जाओ साथ साथ में। अब देखो 7th क्वेश्चन, which word explains the following group of words? Coming at the right time, coming at the right time। 7th का आंसर बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। जो सही टाइम पे हम ले लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना ये डैश सही टाइम पे आई है, अपॉर्चुनिटी बोलते हो ना, ये मौका। What do you call it in Hindi? मौका, that is the opportunity coming at the right टाइम। अब देखो तुम लोग क्या करते हो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो अपने दिमाग को, तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिंपल चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ठीक है, उसको ये मत करना, ये सिंपल चीजें सिंपल रखना, फ्रेश दिमाग से सोचना, आपको अपने आप इजी लगेगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने भेजा है निया ग्रुप में, मैं क्लास के बाद फिर से भेज दूंगी। ठीक है, ओके चलो। अब 7 का आंसर समझ में आ गया सबको, अपॉर्चुनेट। अब चलो 8 का, फाइंड आउट द एंटोनिम, जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइंड आउट द एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिगर। 6th वाला अदिति, मैंने आपको बताया था कि टू सर्च थॉरली का मतलब, इसमें सिनोनिम पूछा है तो उसका आंसर है रैंसैक। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मीगर। अब बताओ ये वर्ड मीगर का एंटोनिम क्या है? ये बहुत इजी वर्ड है, ये कोई बहुत हार्ड वर्ड नहीं है। यस, द आंसर इज बी, दैट इज प्लेंटीफुल। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट प्लेंटी, समथिंग विच इज, जो कमी होती है ना, कम होता है, खाली होता है, उसको मीगर बोला जाता है। एंड समथिंग विच इज प्लेंटीफुल, उसको, दैट इज द एंटोनिम, अपोजिट ऑफ इट। चलो 9th वाला बताओ, टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्योरर और आइडियलाइज्ड फॉर्म मींस। टू ट्रांसफर इनटू अ प्योरर और आइडियलाइज्ड फॉर्म मींस, बहुत इजी है, सबमिलेट। द फर्स्ट वन इज सबमिलेट। ओके, चलो कमिंग टू द 10th वन, द लैटिन वर्ड बोनाफाइड मींस। अब ये सब हमने लॉ में भी पढ़ा, इसका आंसर आप शुड बी ऑन योर टिप्स। गुड फेथ, बोनाफाइड मतलब होता है गुड फेथ। ठीक है, 11 बीसीसी स्टैंड्स फॉर, ये ईमेल में होता है, एक होता है सीसी दैट इज कार्बन कॉपी, और एक होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है, इसमें आप जो भी ईमेल आईडी डालोगे ना, ये किसी और को नहीं दिखेगा। जैसे मुझे 10 लोगों को साथ में भेजना है, तो मैंने 10 लोगों को डाल दिया, बट नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू सी दैट। ओके, सो द आंसर इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी। ये सिर्फ आपके वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, एक होता है सीसी जिसका होता है कार्बन कॉपी, इनकेस अगर वो आ जाता है तो ध्यान रखना, एक होता है बीसीसी। ठीक है, वैट स्टैंड्स फॉर, वेरी वेरी इजी, जल्दी से बता दो इसका आंसर, वैल्यू एडेड टैक्स। द आंसर इज ए। 13 एल्मा मैटर मीन्स, alma mater means a school or college which one has to attend, a public apology, preliminary matter, and none of the above. Tell me the answer of the 13th one. The answer is A. आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, इसका फिर से कोई सोल्यूशन नहीं है लर्न करने के अलावा। The school or college which one has to attend is known as the alma mater. ऐसा बोला जाता है बेसिकली, यू नो, his routine is only going to the alma mater and doing his course. So basically alma mater is place where you attend something. ठीक है, 14th वाले का प्रोवर्ब, एक मुहावरा दिया है आपको, उसका मीनिंग बतानी है। You have to tell me the meaning of the 14th question. The proverb to rob Peter to pay Paul means. To rob Peter to pay Paul means. Tell me. टू रॉब, अब देखो आपको इसमें ना लॉजिक लगा के समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोवर्ब दिया है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको उसको पढ़ के लॉजिक लगाना है। टू रॉब पीटर टू पे पॉल, मतलब कर कोई और रहा है और भर कोई और रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब चोरी कोई और कर रहा है और भुगतान कोई और भर रहा है। टू रॉब, रॉब मतलब चोरी करना। टू रॉब पीटर टू, पीटर चोरी कर रहा है और किसी और को भुगतान भरना पड़ रहा है। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? समझ में आया क्या? यू डोंट टेल मी द राइट आंसर गाइज, आई डोंट वांट टू नो द राइट आंसर्स, आई नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक आई एम एक्सप्लेनिंग? यस, हाउ डू यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोवर्ब। अब यहाँ पे दिया है टू रॉब पीटर टू
पे पॉल, मतलब रॉब कोई और कर रहा है और पे कोई और कर रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या है, टू हार्म वन पर्सन इन ऑर्डर टू बेनिफिट दी अदर। समझ में आया? चलो 15th क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। जो भी आप वेबसाइट्स पे सर्च करते हो, हम कोई भी आईडी करते हैं उसमें हम 3 वर्ड डालते हैं, दैट इज www। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? टेल मी फास्ट। ऑब्वियसली इट इज वर्ल्ड वाइड वेब। चलो आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, एग्नोस्टिक मीन्स। Agnostic means the options are one person, one who performs gymnastic feats, the action of attacking with provocation, signs of production or transmission, or none of the above. I hope you are not seeing the answers and telling me. The answer is not B. The answer is not B, guys. एग्नोस्टिक मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी एंग्री और समथिंग विच इज वेरी वियर्ड। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, इसमें नहीं दिया है, सो द आंसर इज डी। ओके, एग्नोस्टिक इज नॉट समथिंग समबडी हु परफॉर्म्स। ठीक है, तो द आंसर इज डी। यहाँ पे दिया ही नहीं, द एक्शन ऑफ अटैकिंग विद प्रोवोकेशन इज नॉट एग्नोस्टिक, साइंस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड नन ऑफ द अबव। एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं दिया रहा तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द एक्शन ऑफ अटैकिंग विद प्रोवोकेशन। ठीक है, समथिंग विच इज वेरी एंग्री, समथिंग विच इज वेरी अग्रेसिव, उसको एग्नोस्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नन ऑफ द अबव आंसर है, बट अगर एग्जाम में नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं दिया है और अगर आपको सेकेंड ऑप्शन दिया है तो यू हैव टू चूज द एक्शन ऑफ अटैकिंग विद प्रोवोकेशन। ठीक है, 17th क्वेश्चन, there are several pairs or group of words that are similar but are different in spelling and meaning। बहुत इजी है ये, जल्दी बताओ ऐसे कौन से वर्ड्स है जो सिमिलर है बट स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग अलग होते हैं? ऑब्वियसली होमोनिम्स। ठीक है, 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखो, एन ऑस्टेंशियस एंड इनअप्रोप्रिएट डिस्प्ले ऑफ लर्निंग इज जार्गन, पेडेंटरी, वर्बोसिटी एंड वोकैबुलरी। ये चारों वर्ड हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। Obviously that is jargon। ठीक है, so we have discussed the questions of second chapter, that is vocabulary। क्या नहीं समझा? 17th मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किए थे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स। तो उसमें से समथिंग विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं मीनिंग में और स्पेलिंग में। ठीक है, ओके। 18th में जार्गन। जार्गन का मतलब क्या होता है नीरज? मैंने आपको बताया था, जार्गन मतलब होता है समथिंग विच इज यू नो कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन एक टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा है। ठीक है, या फिर आप कोई शॉप में कुछ खरीदने जा रहे हो और वहां पे वो लैंग्वेज में बात कर रहे जो आपको नहीं समझ में आ रहा, सो दैट इज जार्गन। ठीक है, सेकेंड, एक सेकेंड बताती हूँ। अच्छा, वो तो ग्रीक लैटिन वर्ड है, आपको ग्रीक लैटिन वर्ड याद रखना पड़ेगा गाइज, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सी यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। मैंने आपको ये जो पीडीएफ भेजा है इसमें और भी क्वेश्चंस है, आप जितने क्वेश्चंस पढ़ोगे ना उतना आपको याद आते जाएगा। बट अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस कवर किए, जो 18 क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो ऑब्वियसली आपके काम आएंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इट्स जस्ट हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड, और आप कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो और कितना ज्यादा से ज्यादा उसको लर्न कर सकते हो। समझ में आया? कितने मार्क्स के आएंगे कोई फिक्स नहीं है गाइस, इट इज आउट ऑफ 50, कुछ भी किसी कितने भी वेटेज में कुछ भी पूछ सकता है। इसमें चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया है। ओके, ठीक है, तो वोकैबुलरी चैप्टर जो है इसमें आपको होमोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम अच्छे से करना है। लैटिन, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड्स दी है,
तो उसमें सिर्फ इतना याद रखना कि लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच वर्ड्स जो है, जो एक्चुअली में दिए हैं, उसको मॉड्यूल से पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे कि मैम ये क्वेश्चंस इनफ है क्या, तो हम जितने क्वेश्चंस करेंगे ना वोकैबुलरी में, उतने डिफरेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है, जो स्कैनर भेजा है, उसमें से आप जितने क्वेश्चंस करो और उसमें से ही ध्यान दो, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, 21st हैज जस्ट कम, ओके। तो आपको सिर्फ अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ के ध्यान रखना है, और अगर टेंशन लोगे तो जितना आता है वो भी भूल जाओगे। तो अभी जितना मैं करवा रही हूँ साथ साथ में लर्न कर लो, ठीक है। पीडीएफ में फिर से भेज देती हूँ मैं दूरी। ओके, so we'll start with another chapter. Okay, we'll start with the third chapter, that is comprehension of passage and summarizing. Okay, you dance, you sing, whatever you want to do, you do, but you study. Okay, chalo, I'm starting with the next chapter, that is the third chapter. Okay, सबको वो 18 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए? Yes, Lochna, I'll just tell you. Wait, I'm just letting that question in. Give me a minute. This one, no? देखो, verbosity मतलब होता है चेंजेस जो आप लेकर आते हो आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। वोकैबुलरी मतलब होता है, हर किसी इंसान की वोकैबुलरी अलग होती है, तो वोकैबुलरी वर्ड जो है उसका मतलब है आपके दिमाग में आपको कितने क्वेश्चंस, कितने वर्ड्स आते हैं। लेकिन हो सकता है मेरी वोकैबुलरी अलग है, आपकी वोकैबुलरी अलग है, तो हर किसी की वोकैबुलरी अलग होती है, मतलब शब्दकोश बोला जाता है उसको हिंदी में। ओके, द वर्ड्स ऑफ द नॉलेज ऑफ वर्ड्स यू हैव इन योर माइंड, दैट इज नोन एज वोकैबुलरी, ठीक है। जार्गन मतलब होता है कि टेक्निकल लैंग्वेज होता है। बहुत बार आप कोई पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, आप पर्टिकुलर शॉप में जाते हो और वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, तो दैट इज देयर जार्गन। ओके, सो बेसिकली सबका जार्गन अलग अलग होता है, हर किसी का जार्गन सेम नहीं होगा। सपोज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो हमारा जार्गन अलग है, ठीक है, किसी और का जार्गन अलग रहेगा, ठीक है। नाउ पेंडेटरी, पेंडेटरी मतलब क्या होता है? पेंडेटरी मतलब समथिंग विच इज हंग, ओके, समथिंग विच इज हंग, समथिंग विच इज नॉट lying or sitting in the floor, that is known as pendatory, ठीक है। ओके, चलो, आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ गाइस। वोकैबुलरी में देखो, तुम लोग जितना ये स्कैनर में है ना, सिर्फ उतना अच्छे से कर लेना, लास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। within 2 minutes I'm starting the next chapter within 2 minutes, guys. Okay, give me a minute. I was mute. Now, can you hear me? Can you hear me, guys? Yes. So, comprehension of passages होता क्या है ये समझ लो पहले। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको आएगा ही आएगा, कम से कम 8 से 10 मार्क्स के पक्का है, और तुम लोग के ये मार्क्स भी पक्के अगर इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज एंड हाउ डू यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेजेस मतलब होता क्या है? कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है? समथिंग जिसको कॉम्प्रीहेंस्ड करके दिया हुआ है। कॉम्प्रीहेंस्ड करना मतलब छोटा करना, ठीक है। तो जब भी इन टूडेज डेट अगर मैं आपको 2 पेज का ऐसे दे दूं या 2 पैराग्राफ दे दूं, और 2 पेज के ऐसे में जो मुझे मैसेज पहुंचाना है और 2 पैराग्राफ में जो पहुंचाना है वो सेम है, सो बेसिकली द इंपॉर्टेंस गोज टू द
passages which is having only 2 paragraphs. Okay ma'am, but here's a written appropriate way, so how will it be jargon? I'll just tell you guys जो अभी चल रहा है, प्लीज उस पे ध्यान दो. जो डाउट है मुझे पिंग कर देना, I'll just reply to you. Okay, यस अभिषेक, की अभी तुरंत मैं YouTube में अपलोड करवा दूंगी. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज मतलब क्या होता है? समथिंग आपको एक पैसेज दिया हुआ है जो छोटे फॉर्म में दिया हुआ है, समराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको उसको पढ़ के उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग इट, तो रीडिंग सबका पैशन होता है, राइट? तो हम जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं, और हम उसको बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ना शुरू करते हैं. और मॉड्यूल में भी यही लिखा है, बट आई नेवर सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि वो उसको रीड करे प्रॉपरली और इंटरेस्टिंग वे में. आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको दूसरे पेपर्स, दूसरे क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, राइट? उसी टाइम पे जो आपके क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देना है. तो डोंट रीड इट ट्वाइस. आपको मॉड्यूल में लिखा है रीड इट ट्वाइस, बट डोंट रीड इट ट्वाइस. फर्स्ट रीड द पैसेज. अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है इसमें एक बहुत छोटा सा पैसेज है, बट एग्जाम में इससे बड़े भी पैसेजेस पूछ चुका है, ठीक है? तो 2 बार ये लेंदी आता है, मॉक टेस्ट में भी लेंदी आएगा और लेंदी आते हैं पैसेजेस, खुशी. सो बेसिकली आपको उसको फर्स्ट टाइम रीड करना है. रीड करने के बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको उसको क्वेश्चंस पूछ सकता है. तो जब आप रीड करते हो ना, तो समझने के लिए रीड मत करो, आप ये सोच के रीड करो कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? यू डोंट हैव टू एनालाइज टू मच, पर आपको बस एक बार ध्यान रखना है. फिर आप क्वेश्चंस पढ़ो, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन का सीधा आंसर ढूंढने के लिए दूसरी बार पढ़ो. सेकेंड थिंग, जिसकी स्पीड कम है, जिसको नहीं जमता तेज पढ़ना, या जो इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता 2 बार पढ़ने में, वो पहले पैसेज से पहले क्वेश्चंस रीड करो. और क्वेश्चंस रीड करने के बाद दिमाग में हमको आ जाता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछने वाला है, और उसके बाद आप पैसेजेस रीड करो. ओके? क्यों तुम लोगों का क्लास सीधा 7 बजे है, क्यों जल्दी करना है? मोदी सर का क्लास 7 बजे है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसको करना है और किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? डोंट टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली गाइस, कि इस सेंस में कि हमको नहीं आएगा. टेक इट सीरियसली इन द सेंस कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? पैसेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब बहुत बहुत इजी है. ओके, चलो. ओपेरा रिफर्स टू द ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म. आप सबने सुना होगा ओपेरा क्या होता है. ओपेरा रिफर्स टू द वेरी आर्ट फॉर्म बेसिकली जिसमें बहुत ज्यादा म्यूजिक इन्वॉल्व होता है और एक डांस फॉर्म भी होता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हम इस पैसेज में देखेंगे, ठीक है? ओपेरा रिफर्स टू द ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म. ये एक आर्ट है ओरिजिनेटिंग इन यूरोप. कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? यूरोप में. तो इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है? In which the emotional content is conveyed. Guys, are you able to listen to me? क्या हो गया? वॉइस ब्रेक हो रहा है. Are you able to listen to me, guys? Hello, can you listen me, guys? Okay. In which the emotional content is conveyed to the audience as much through music. Music के through आप क्या करते हो? अपना emotions बताते हो, but both vocal and instrumental as it is through the lyrics. By contrast, the musical theater and actors' dramatic performance is primary and music plays a lesser role. The drama in opera is presented using the primary elements of theater such as scenery, costumes and acting. इसमें बता रहा है कि जो ओपेरा होता है इट्स ऑल अबाउट ड्रामा. तो यूजुअली जब आप थिएटर में जाओगे तो एक एक्टर की म्यूजिक से ज्यादा वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है. However, the words of the opera or the libretto are sung rather than spoken. The singers are accompanied by the musical ensemble ranging from small instrumental ensemble to the full symphonic orchestra. ऑर्केस्ट्रा होते हैं जब भी आप पढ़ते हो. यस खुशी से, जब भी आप ऑर्केस्ट्रा पढ़ते देखते हो तो बेसिकली ये म्यूजिक होता है, उसमें ऑर्केस्ट्राज होते हैं, बैंड्स होते हैं, ड्रामा होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें
चीजें इन्वॉल्व होती है, उसी के बारे में ये पैसेज है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉइंटेड आउट इन रीडिंग दैट ओपेरा, नाउ टेल मी द राइट आंसर गाइस, फर्स्ट वाले का। अब कॉम्प्रिहेंशन में तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसा लिखना है बस, और दिया है ऑलरेडी। देखो क्वेश्चन आंसर नंबर बी, इज अ ड्रामा संग विद द अकम्पनीमेंट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। अभी हमने पढ़ा कि ये किसके साथ अकम्पनीड होता है, ऑर्केस्ट्रा के साथ, ठीक है। सो सिंपली द आंसर इज बी। देखो यहाँ पे लिखा है द सिंगर्स आर अकम्पनीड, ये वाला लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है, देखो वो लिखा है और इजीली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग दैट people are captivated more by opera than the musical theater. Drama in opera is more important than the music. Orchestras in operas can vary considerably in size. Musical theater relies above all on the music. There is argument over whether the music is important or the words in opera. Now tell me the answer for the second one. ऑब्वियसली सी, ऊपर लिखा है कि जो ऑर्केस्ट्रास होते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस वन इज सी, ठीक है। जो नहीं हो रहा उस पे नहीं ध्यान देके, जो चल रहा है ना अभी उस पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। इट इज स्टेटेड इन द रीडिंग दैट एक्टिंग एंड कॉस्ट्यूम्स आर सेकेंडरी टू म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर। नो, ऐसा वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है। मैनी पीपल फाइंड म्यूजिकल थिएटर मोर कैप्टिवेटिंग दैट ओपेरा, ऐसा भी नहीं लिखा है। म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट इज इन ओपेरा। एग्जैक्टली यहाँ पे यही लिखा है कि ओपेरा में ड्रामा ज्यादा होता है। ये कहाँ पता चलेगा, देखो यहाँ पे, ये देखो बाय कॉन्ट्रास्ट, मतलब यहाँ पे म्यूजिकल थिएटर जो होता है वो ड्रामा होता है, लेकिन ओपेरा में म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल, म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल। देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला, म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इन ओपेरा, ओके, ठीक है। सबको समझ में आया फर्स्ट पैसेज गाइस, फर्स्ट पैसेज सबको समझ में आया। खुशी जब से सुनो ना मैम बोल रही हूँ, और मैं जब से बोल रही हूँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, टेंशन मतलब मैं यही हूँ। फर्स्ट पैसेज देखो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो खेल है ना वो पूरा है कि तुम लोग किस तरीके से उसको समझ रहे हो। अब एग्जैक्ट लाइन तो नहीं लिखी थी, लेकिन एग्जैक्ट लाइन ऊपर जो लिखी है उसको पढ़ के आपको समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, बस इतना ही इजी है ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। चलो मैं एक बार शॉर्ट रिव्यू बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो ओपेरा है, इट इज पॉइंटेड आउट इन रीडिंग दैट ओपेरा क्या है, ठीक है, इज अ ड्रामा विच इज संग विद एन ऑर्केस्ट्रा। ऊपर क्लियरली लिखा है कि ऑर्केस्ट्रा एक ड्रामा है जिसको इसमें रीड किया जाता है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा किया जाता है साथ में। सेकंड, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग दैट, इसमें इजीली लिखा है कि ऑर्केस्ट्रा जो ओपेरा में होता है वो साइज में वेरी करता है। थर्ड वाले में दिया है कि हमको रीडिंग से क्या समझ में आ रहा है, तो इसमें एक ऑप्शन है म्यूजिक जो है वो कम रोल प्ले करता है, तो ऊपर क्लियरली लिखा है पैसेज में दैट म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल, ओके। यस, इसी टाइप के पैसेजेस आएंगे, इससे इजी ही आएंगे, इससे हार्ड नहीं आएगा, ओके। यस सुमित, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस इन यूट्यूब, डोंट वरी, ओके। चलो एक और पैसेज कर लेते हैं, एक ये वाला पैसेज करते हैं। ये देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, ये वाला पैसेज करते हैं। और चंचल, पंक्चुएशन, विच पंक्चुएशन इज यूज्ड टू सेपरेट सेंटेंसेस, कॉमा यूज करते हो, सेमीकोलन यूज करते हो, ठीक है, और एंड यूज करते हो, बट दैट इज देन बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है।
एंटोनिम सिनोनिम खुशी जितनी दी है ना आपको मॉड्यूल में उतना लर्न कर लो, और मैंने जो ये पीडीएफ दिया है उसमें से लर्न कर लो बस, उसके अलावा कहीं मत जाओ, ठीक है। ये पैसेजेस देता है आपको, मैंने बताया ना कि सेंटेंस करेक्शन भी होता है, जम्बल्ड भी होता है, किसी भी टाइप से आपको दे सकता है। यस मैं पीडीएफ रीसेंड करती हूँ, डोंट वरी, मैं अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा आई सेंड यू गाइस। चलो अब ये लास्ट पैसेज एक बार सॉल्व कर लेते हैं। Okay. Erosion of America's farmland by wind and water has been a problem since settlers first put that prairies and grasslands under the plow in the 19th century. अब ये पैसेज कब का है? 19th century में बता रहा है कि जो इरोजन होता था सॉइल में, सो बेसिकली वो कितना प्रॉब्लम देता था, एंड व्हाट वाज द मेन फैक्टर, दैट वाज द विंड एंड वाटर. ओके, by the 1930s more than 282 million acres of farmland were damaged by erosion. erosion की वजह से 282 मिलियन से ज्यादा एकड़ फार्म क्या था, खेती जिसको अब हम इंडिया में बोलते हैं, खराब था. After 40 years of conversion efforts, soil erosion has accelerated due to accelerate करना मतलब अब यहाँ पे देखो synonyms आया है, accelerate करना मतलब बढ़ाना, बढ़ जाना, ठीक है. Due to new demands placed on the land by heavy crop production, फिर heavy crop production हुआ. In the years ahead, soil erosion and the pollution problems it causes are likely to replace petroleum scarcity as the nation's most crucial natural resources problem. तो जैसे soil erosion एक problem था, धीरे धीरे एक पेट्रोल का प्रॉब्लम आने लगा, पेट्रोलियम का प्रॉब्लम आने लगा, नेचुरल रिसोर्सेज का भी हर जगह हमको प्रॉब्लम है. सो इजी, ठीक है, कितना इजी था ये पैसेज. अब देखो इसके आंसर्स बताओ जल्दी. As we understand from the reading today, soil erosion in America causes humans to place new demands on the land is worse than it was in the 19th century. Happens so slowly that is hardly noticed. सी वाला तो बिल्कुल नहीं है. Now tell me क्या हो सकता है. Is the most critical problem is worse in areas which have a lot of petroleum production. Yes, full stop is used to separate the sentences. फर्स्ट का आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर क्या है क्वेश्चन का, 10th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है. द आंसर इज बी, is worse than it was in the 19th century. क्योंकि जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. लॉजिक की बात है, ठीक है. यस, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज ओवरव्यू मैं करवाऊंगी कल, मैं टाइमिंग अनाउंस कर दूंगी. ओके, और आई ट्राई कि मैं आज रात को रिकॉर्ड कर दूं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना. ओके, the author points out in the passage that erosion in America has damaged 282 million acres ever since settlers first put the prairies and the grasslands under the paw. Occurs only in area with no vegetation, has been so severe that it has forced people to abandon their settlements, can become a more serious problem in the future and was on the decline before 1930s. Now tell me. देखो बहुत ही क्लियरली लिखा है कि ऑथर ने क्या पॉइंट आउट किया है. जो 282 मिलियन प्रॉब्लम वाली थी वो तो ऑलरेडी दिया है, बट ऑथर ने क्या पॉइंट आउट किया है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है. तो द आंसर विल बी डी. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो 12th वाला. इट इज पॉइंटेड आउट इन द रीडिंग दैट इन अमेरिका पेट्रोलियम इज कॉजिंग हेवी सॉइल इरोजन and pollution problem. Heavy crop production is necessary to meet the demands and prevent a disaster. Soil erosion has been hastened due to the overuse of farming lands. Water is undoubtedly the largest cause of erosion. There are many ways to reduce erosion.
देखो सी ऑप्शन है, क्लियरली लिखा है सॉइल इरोजन हैज बीन हैस्टेंड ड्यू टू द ओवरयूज ऑफ फार्मिंग लैंड। फार्मिंग लैंड इतना ज्यादा यूज हो रहा है जिसकी वजह से सॉइल खराब होते जा रहा है, इसीलिए सॉइल इरोजन हो रहा है। ओके ओके गाइस, सो बेसिकली द थिंग इज नॉट अबाउट आपको आज मैंने जो बताया उसके आंसर्स आपको नहीं भी आते होंगे तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उसके अलावा यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कौन से क्वेश्चंस किस हिसाब से सॉल्व करने हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस क्यों सॉल्व करने हैं। सिनोनिम्स के पीडीएफ सेंड करो, मॉड्यूल में ही है बेटा सिनोनिम्स, पूरे मॉड्यूल में जितने दिए उतने लर्न कर लो, और मैंने जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ तुम लोगों को वो लर्न कर लो एक बार बस, ठीक है। और कल मैं बिजनेस ओवरव्यू या आज रात को मैं ट्राई करती हूँ रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, तो आप बिजनेस ओवरव्यू कर लेना, उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। और टेंसेस का जिसको डाउट होगा मुझे पिंग कर दो, मैं बता देती हूँ। प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ओके उसमें भी एंटोनिम सिनोनिम फॉरेन वर्ड्स यही सब है। फॉरेन वर्ड जितना लर्न होता है ना उतना लर्न करो, कोशिश मत करो पूरा लर्न करो फिर डिमोटिवेट हो जाओ, ऐसा मत करो। जितना लर्न होता है ना उतनी अपनी तरफ से लर्न कर लो बस। ओके चलो बाय गाइस, बाय बाय। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पिंक कर दो, और जो डाउट आए हुए मैं चेक करती हूँ, ठीक है। यस मोस्टली मॉड्यूल से, और जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना राम, उसी से आते हैं पूरे। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके चलो बाय गाइस, बाय बाय।